नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या फिर इसको कहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, या फिर इसको मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी कहा था। मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। मॉन्टेग्यू से लिया गया, फोर्ड चेम्सफोर्ड से लिया गया, ठीक है। मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म भी इसको कहा जाता है। ओके, चलिए देखते हैं क्या है इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो इसका बैकग्राउंड ये था कि थोड़ा सा आप लोगों का बैकग्राउंड बता दूं। 1914 के अंदर आता है वर्ल्ड वॉर, ठीक है। वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है 1914 से, लेकिन 1918 तक चलता है, ठीक है। इस दौरान भारतीय मतलब जो लोग हैं, नेशनलिस्ट रहते हैं, स्पेशली आपके उस समय आपके गांधी जी आ चुके रहते हैं इंडियन एरिना में। तो इन लोग सोचते हैं कि भाई इस वक्त जो आपका इंग्लैंड है उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे सपोर्ट की। तो हमको इस वक्त राइट नाउ इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनका अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए, इनका सपोर्ट करना है। हम लोग को एनरोल होना है और हम लोग इस वॉर में ब्रिटेन के साथ खड़े होंगे और हम लोग इसका मतलब ब्रिटेन का जो जिस भी तरीके से हो सके उसका मदद करेंगे। तो ब्रिटेन इन रिटर्न जब ये वॉर खत्म हो जाएगा तो हम लोग को कुछ ना कुछ अच्छा फेवरेबल हमारा आउटकम दे देगा, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो डोमिनियन स्टेटस था वो हम लोग जो चाहिए वो हम लोग को मिल जाएगा, या फिर जो आपका सेल्फ गवर्नमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं वो हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इन लोग की धारणा इस तरीके से, और इसी वजह से इन लोग ने मतलब काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी मदद किया। फिर बाद में 1990 के अंदर आपका मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ये आता है, ठीक है। या इसका एक कमेटी बनाई गई थी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के अधीन, वो आपके रिपोर्ट देता है, उसी रिपोर्ट के बेसिस पे ये एक्ट आता है। ओके, तो मेन चीज़ आपको मतलब बैकग्राउंड पता रहेगा तो आगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ये है आपका मतलब ये जो क्या बोलते हैं कमिटी जो बनाई गई थी उसका मोंटेग्यू स्टेटमेंट उसको कहा था। उसका जो रिपोर्ट है उसका नाम है मोंटेग्यू स्टेटमेंट। उसके बेसिस पे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स बनाए गए थे, जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म या फिर मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स कहा जाता है, ठीक है। इसका मेन जो आइडिया था या तो मेन जो थीम था वो ये था कि टू इंट्रोड्यूस सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन ग्रेजुअली, ठीक है। ग्रेजुअली, इंस्टेंटली नहीं, ग्रेजुअली की बात हो रही है कि धीरे धीरे करके हम लोग सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह बनाएंगे। हालांकि ऐसा कुछ मतलब कहाँ सिर्फ और सिर्फ पेपर्स वगैरह की बात की जा रही है कि पेपर में ऐसा लिखा गया था कि भाई सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को हम लोग ग्रेजुअली यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि ऐसा हो गया था कि आपका वर्ल्ड वॉर वन चल रहा था। तो वहाँ से इंग्लैंड से यहाँ पे इंडिया के एम्पायर को मेंटेन करना थोड़ा सा उन लोग के लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा था। तो उन लोग चाह रहे थे कि यहाँ पे कोई ऐसा सेल्फ गवर्नमेंट बन सके जो इसको मतलब इंडियंस को लगे कि वो रूल कर रहे हैं लेकिन रूल हम ही लोग करते रहे। तो उसको ऐसा टाइप का हम लोग को बनाना था, ठीक है। ये इन लोग का मेन थीम था मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स का, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब इतना कुछ खास नहीं है, क्या बेसिस बना ये तो कोई जाता है। आते हैं इसके मेन फीचर्स के ऊपर या फिर जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो उसकी बात करते हैं। तो इसके प्रोविजंस जो है वो हम लोग दो पार्ट्स में, तीन पार्ट्स में एक्चुअली पढ़ेंगे। एक रिव्यू वाला सेक्शन भी है, तो पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फिर उसका सेंट्रल गवर्नमेंट और फिर उसके बाद आपका रिव्यू वाला क्लॉज पढ़ेंगे। ओके, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर आता है, फर्स्ट आता है आपका एग्जीक्यूटिव पार्ट। इसमें हम लोग ने सबसे मतलब इन लोग ने क्या इंपॉर्टेंट किया, डायरार्की को इंट्रोड्यूस किया। डायरार्की का मतलब क्या होता है, रूल बाय टू, ठीक है। रूल ऑफ टू का मतलब होता है, डायरार्की का मतलब होता है रूल ऑफ टू, मतलब दो लोग रूल कर रहे हैं एक ही व्यक्ति के ऊपर, ठीक है। इट इज़ अ वेरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन। आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आपके ऊपर दो बॉसेस हैं, ठीक है। और आपसे आप काम अकेले करने वाले हो और आपके ऊपर दोनों जन का पूरा उतना ही दबदबा बना हुआ है, ठीक है। तो दोनों आपको घसीटते रहेंगे और दोनों अपने मर्जी का काम आपसे करवाते रहेंगे और भाग भाग के आप करते भी रहोगे, ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है, बट इसी को इंट्रोड्यूस किया गया था, रूल ऑफ टू। एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स एक तरफ थे और दूसरे तरफ थे आपके पॉपुलर मिनिस्टर्स, ठीक है। एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स वो होते थे जो मतलब वॉइसरॉय अपनी तरफ से जिनको अपने मतलब काउंसिल में रखता था उसको एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स कहते थे। एंड दूसरा जो है वो पॉपुलर मिनिस्टर्स मतलब जो ऐसे लोग जो चुन के आए हुए हैं, जो इलेक्टेड पर्सन है, उन लोग की बात हो रही है, ठीक है। तो प्रोविंस में यहाँ पे इन लोग ने मतलब पूरी तरीके से ऑटोनॉमी दे दी थी कि भाई आप प्रोविंस में आप कुछ भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। उसमें भी मतलब क्लास मतलब जो आपके सब्जेक्ट्स है उसका डिवीजन होगा, वो आगे आगे हम लोग बात करेंगे। लेकिन आप लोग ये समझिए कि इसमें प्रोविंस में पूरी तरीके छूट थी कि भाई आप लोग जैसे भी जाए तो वैसे कर सकते हो। तो उसमें पॉपुलर मिनिस्टर्स का ये था कि भाई जो इलेक्टेड पर्सन होंगे उनमें से ही नए नए मिनिस्टर्स बन के आएंगे। ओके,
बाकी हर एक प्रोविंस का एक एग्जीक्यूटिव होगा जो कि जिसका नाम होगा गवर्नर, ठीक है। गवर्नर जनरल हेड ऑफ द स्टेट होगा पूरे का पूरे इंडिया का, एंड गवर्नर विल बी द हेड ऑफ द प्रोविंस, ओके। नेक्स्ट, इस जितने भी इसको मतलब काम दिए गए प्रोविंसेस को, जितने काम दिए गए वो दो लिस्ट में डिवाइडेड थे, जिसको एक को कहा जाएगा रिजर्व लिस्ट और दूसरे को कहा जाएगा ट्रांसफर लिस्ट। तो इसमें जो गवर्नर होगा, जो कि मतलब एक्चुअली में रिप्रेजेंटेटिव होता था आपके गवर्नर जनरल का, उसके पास पूरा अधिकार होता था कि ये जो रिजर्व लिस्ट है इसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जो एक्चुअली जितने प्राइम सब्जेक्ट्स होते हैं वो इसी के अंदर रहते थे। तो जितने भी प्राइम सब्जेक्ट्स रहेंगे उनके ऊपर, रिजर्व लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स रहेंगे उनके ऊपर सारा का सारा देखने का, उनको हैंडल करने का जो भी काम होगा वो आपका गवर्नर करता था ऑफ द प्रोविंस। एंड जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स होते थे उनका देख रेख कौन करता था, वो किया जाता था बाय द लोकल पॉपुलर मिनिस्टर्स जो होते थे वो करते थे, ठीक है। तो जनरली मतलब ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में ऐसे ऐसे चीज़ें होती जो कि मतलब जिसके लिए फंड वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी, और फंड वगैरह की ज़रूरत के लिए इन लोग को रिजर्व लिस्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंस किसके पास है, आपके गवर्नर जो है उनके पास है। दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द टाइम ये फ्रिक्शन में ही बीतता था, इसमें कुछ भी मतलब हमेशा यही चलता था कि हर एक 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 पाई पाई के लिए इन लोग को जाके भीख मांगनी पड़ती थी, ओके। खैर, ये मैंने बता दिया, रिजर्व लिस्ट को गवर्नर एडमिनिस्टर करेंगे और ट्रांसफर सब्जेक्ट को आपके मिनिस्टर्स वगैरह एडमिनिस्टर करेंगे, ओके। मिनिस्टर्स जो थे वो आपके रिस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर के, और अगर इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित कर दिया जाता है तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट, लेकिन इसके जो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स होते थे, मतलब आपके गवर्नर जनरल के जो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स होते हैं, वो लेजिस्लेचर के लिए किसी भी तरीके से उत्तरदायी नहीं होते थे, वो उसके लिए कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होते थे। वो मतलब चाहे जो करें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मतलब उनको किसी के मतलब बाउंडेशंस में नहीं रखा जाता, ओके। नेक्स्ट, आपके अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का फेलियर होता था तो फिर गवर्नर के पास ये अधिकार होता था कि वो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स के ऊपर भी लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह कर सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी भी होता है आपके यहाँ पे जो इमरजेंसी क्लॉजेस में यही आपका क्लॉज आता है, तो उस समय भी ऐसा क्लॉज लिया गया था। इनफैक्ट ये आपका जो 1919 का जो एक्ट है, इसमें से काफ़ी सारी चीज़ों को हम लोग ने अभी के कॉन्स्टिट्यूशन में वैसा का वैसा उठा के लिया हुआ है, ओके। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया होगा, बहुत ही रेयर, ओके। नेक्स्ट, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और गवर्नर जनरल के पास कुछ तो स्कोप ऐसा छोड़ा गया था कि वो जब चाहे तो वो ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट दोनों में भी अपना मतलब कुछ ना कुछ काम कर सकते थे। हालांकि जो ट्रांसफर सब्जेक्ट था उसके अंदर ये स्कोप जो था वो काफ़ी कम कर दिया गया था, लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट तो आपको पता है, रिजर्व सब्जेक्ट तो पूरी तरीके से आपके गवर्नर जनरल के ही पास था। लेकिन ट्रांसफर सब्जेक्ट में ये स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड था, लेकिन था, ठीक है। वो उसमें भी रोकथाम कुछ ना कुछ कर ही सकते थे, ओके। लेजिस्लेचर की बात करते हैं, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की बात हो रही है, तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होते थे उसको एक्सपांड किया गया। 90% सॉरी 70% जो अब मेंबर्स होंगे वो उनको इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इलेक्ट किया जाएगा बाय द सेम कम्युनल इलेक्टोरेट या फिर सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू किया जाएगा। तो इसीलिए कम्युनल और क्लास इलेक्टोरेट जो था उसको एक्सपांड किया गया, जो पहले सिर्फ मुस्लिम्स को दिया गया था, अब उसको एक्सपांड करके एंग्लो इंडियंस को, क्रिश्चियंस को, सिख को, सबको दे दिया गया, ताकि और डिविजन होता जाए आपके इस इंडिया के अंदर, ओके। नेक्स्ट, इसी समय वुमेन्स को भी राइट दिया गया वोटिंग का। हालांकि इसका फ्रेंचाइजी बहुत ही कम था, मतलब आप समझ सकते हैं कि करोड़ों की आबादी में, 34-35 करोड़ की आबादी में मुश्किल से मतलब 1000 लाख के आसपास लोग इसे देते, मतलब ये कुछ हज़ार से लेके कुछ लाख के बीच में ये सिर्फ लोग थे जो कि एक्चुअली में वोटिंग पार्टिसिपेशन करते थे, ओके। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास कोई भी लेजिस्लेशन बनाने के लिए, कोई भी वो करने के लिए उनको गवर्नर की पहले एसेंट रिक्वायर्ड होनी थी। मतलब अब वो नया कुछ लॉ वगैरह बनाने जा रहे हैं तो उससे पहले उनको गवर्नर से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही बिल इंट्रोड्यूस करा जाएगा। आज के सिस्टम की ऐसा नहीं होता था कि पहले बिल इंट्रोड्यूस करो, फिर उसके बाद एक हाउस से दूसरे हाउस में जाएगा, फिर दूसरे हाउस से पास होगा तो फिर गवर्नर के पास जाएगा। यहाँ पे सिस्टम उल्टा था कि गवर्नर से पहले साइन लेके आओ कि हाँ भाई इसको इंट्रोड्यूस करना है, और उसके बाद फिर काम होगा उसके बाद। नेक्स्ट, गवर्नर के पास वीटो करने के पावर्स वैसे वैसे थे, ऑर्डिनेंसेस इशू करने के पावर भी वैसे के वैसे थे, जैसे कि आपका 1909 के एक्ट में जैसा था वैसा का वैसा, ओके। नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल का
ये अधिकार दे दिया गया था कि वो बजट वगैरह को रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर के पास इसके काउंटर अटैक थे कि भाई वो चाहे तो पूरी तरीके से रिजेक्ट किया हुआ बजट को भी रीस्टोर कर सकते थे और बिना किसी मतलब काउंसिल से कोई भी रिक्वायरमेंट करे बगैर, कोई भी उनसे बात करे बगैर भी बजट को पास कर सकते थे। ओके, तो ये इनके पास एक पावर एक्स्ट्रा दिया गया था आपके गवर्नर के पास। तो इनडायरेक्टली मतलब वही है कि आपको देखने के लिए लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छा अच्छा कर दिया, कुछ कुछ नए नए चीज़ें कर दी, बहुत सारे पावर्स वगैरह दे दिए, बट एक्चुअली में ग्राउंड पे क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच का इन लोग को पूरा राइट दे दिया गया था। जो आपके लेजिस्लेटर थे वो आपके मतलब काउंसिल के अंदर बैठ के किसी को भी कुछ भी बोल सकते थे, कितनी भी बुराई कर सकते थे गवर्नमेंट की, कितनी भी अच्छाई बोल सकते थे, जैसा भी उनको मन लगे वैसा वो कर सकते थे। इस बात का फ्रीडम ऑफ स्पीच इनको पूरी तरीके से दे दिया गया था। ओके, नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव जो होगा इसमें गवर्नर जनरल होगा, वो तो चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होगा, वो तो आप लोग पता होगा। बाकी आपका जो सेंट्रल जो लिस्ट था, मतलब जितने भी आपके काम करने के जितने भी डोमेन्स थे उनको डिवाइड किया गया था सेंट्रल और प्रोविंशियल लिस्ट में। ठीक है, तो इसमें प्रोविंशियल वाला प्रोविंस के पास चला गया, जिसको डायरेक्टरी के थ्रू और दो डिवीजन मतलब दो लिस्ट में ट्रांसफर और रिजर्व लिस्ट में डिवाइड किया गया था, लेकिन जो सेंट्रल वाला था वो पूरी तरीके से सेंट्रल के लिए से था। ओके, नेक्स्ट वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जिसमें पहले एक मेंबर इंडियन होता था, अब उसको एक्सपांड किया गया और ये 8 मेंबर कर दिया है, उसमें से 3 जो थे वो इंडियंस हो जाते थे। ठीक है, अभी भी 5:3 है, मतलब 5:3 के रेशियो में चला, मतलब ब्रिटिश लोगों का अपना ज़्यादा होता था और इंडियंस लोग को अभी भी 3 का रिप्रेजेंटेशन मिला। ओके, नेक्स्ट जो रिजर्व सब्जेक्ट्स है आपके प्रोविंसेस के, उसके ऊपर गवर्नर जनरल का पूरा पूरा कंट्रोल होता था, मतलब गवर्नर का कंट्रोल होता था जो आपके प्रोविंसेस के हैं, तो उन इनडायरेक्टली गवर्नर जनरल का भी पूरी तरीके से रिजर्व लिस्ट के ऊपर पूरा कंट्रोल होता था। ओके, नेक्स्ट गवर्नर जनरल कोई भी कट वगैरह को ग्रांट कर सकता है, सर्टिफाई कर सकता है, कोई भी बिल को अगर सेंट्रल लेजिस्लेचर ने उसको खत्म कर दिया, नल एंड वॉइड भी घोषित कर दिया कि हाँ ये बिल किसी काम का नहीं है, तो भी उसको वापस से रीइंस्टेट कर सकता था, डिसॉल्व कर सकता था, पूरे के पूरे हाउस को इशू कर सकता था, ऑर्डिनेंस को प्रोवोग समन, ये सब कुछ करने का अधिकार आपको गवर्नर जनरल को दिया गया था। इन शॉर्ट गवर्नर जनरल के पास बहुत 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 सारे वाइड रेंजिंग पावर्स थे। ओके, नेक्स्ट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो यहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस किया गया। बाइकैमरल मतलब जैसे आज आपके यहाँ पे होता है कि आपका लोकसभा राज्यसभा दो है, ठीक है, दो हाउसेस है, तो उसको कहा था बाइकैमरल। ठीक है, 3 हाउसेस होते तो ट्राइकैमरल हो जाता। तो यहाँ पे 2 हाउसेस का अरेंजमेंट किया गया, फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया, तो ये एक यूनिक प्रॉपर्टी है। इसमें लोअर हाउस अपर हाउस उसी तरीके से बनाया गया था जैसे आज हमारे यहाँ पे चल रहा। ठीक है, ये इनके मेंबर्स वगैरह हैं, इनको आप लोग को पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं कि इतने इतने मेंबर्स होते थे। हालांकि यूपीएससी ऐसे फालतू क्वेश्चन वगैरह बनाने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग एक नज़र मार के रख सकते हैं कि जो असेंबली होती थी जिसको लोअर हाउस कहा जाता है, उसके अंदर टोटल 144 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 41 नॉमिनेटेड होंगे एंड 103 जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे, जिसमें से इलेक्टेड मेंबर्स में से 52 जनरल होंगे, 30 मुस्लिम्स होंगे, 2 सिख होंगे, 2 स्पेशल कैटेगरी से आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अपर हाउस जो होता था आपका काउंसिल ऑफ स्टेट जो होगा, उसके अंदर 60 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 26 नॉमिनेटेड है, 34 इलेक्टेड है। इलेक्टेड मेंबर्स में से 20 जनरल है, 10 मुस्लिम्स हैं और 3 यूरोपियन और 1 सिख हैं। ओके, इस तरीके से इनका डिवीजन था। हालांकि ये सब डिवीजन वगैरह आपके सिर्फ रिलेवेंस के लिए, यूपीएससी इनमें नहीं जाने वाला। हाँ, ये हो सकता है कि मेंस वगैरह में आपको लिखने के लिए अगर पॉइंट्स वगैरह की कमी पड़ जाए तो आप इस तरीके से ये सब चीज़ें उसमें ठोस टास्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, मतलब आपका जो अपर हाउस है, उसका टेन्योर होता था 5 साल का, और इसमें क्या बोलते हैं मोस्टली मेल मेंबर्स ही होते हैं, इसमें कोई भी फीमेल को अभी तक तो अलाउ नहीं किया गया था। ठीक है, और क्या बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी उसका टेन्योर जो था वो 3 साल का था। ओके, लेजिस्लेचर जैसे मैंने बताया वो क्वेश्चन आस्क कर सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते थे, एडजमेंट मोशन पास कर सकते थे, किसी भी पार्ट के ऊपर बजट की वोटिंग वगैरह भी कर सकते थे। लेकिन फिर भी अभी भी इनके पास जो बजट आता था उसका 75% जो था वो नॉन वोटेबल था, उसके ऊपर वोटिंं वगैरह नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एक तरीके से इनको कह दिया कि हाँ आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गया, आप जो चाहिए वो कर सकते हो, लेकिन आपको बजट वगैरह भी आप डिस्कस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर वोटिंग वगैरह भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ 25% के ऊपर ही वोटिंग कर सकते हो, बाकी 75% को आप कुछ भी छू नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट इंडियंस लोग का उस समय जब कमेटी वगैरह बनती थी तो अब ऐसा होने लगा कि इन लोग को भी बहुत इंक्लूड किया जाने लगा, और फाइनेंस जैसी इंपॉर्टेंट कमिटीज वगैरह में भी इंडियंस लोग को बुलाया जाने लगा। ओके, नेक्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो होता था वो आपका
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी क्या बोलते हैं काम धंधे, वो आपका देखने का काम करता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहाँ रहता था? वो रहता था आपके इंग्लैंड में रहता था, लंदन में, और वहाँ से काम देता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ओके, नेक्स्ट, बाकी ये सब चीज़ें कुछ खास नहीं, इतना याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें यही था कि भाई एक छोटा सा चेंज लाया गया 1921 के अंदर। इसमें जो अर्बन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थे उस समय के, उनको और इंडियन मतलब इंडियन लुक देने के लिए उनको और डेमोक्रेटाइज किया गया। ठीक है, तो ये इतना कुछ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ मतलब डीप में जाने की ज़रूरत नहीं कि लोकल लेवल पे क्या हो रहा है। ओके, तो प्रोविंसेस हो गए, सेंट्रल हो गया, अब आ गए हैं हम लोग लास्ट पार्ट पे जो कि है रिव्यू। तो रिव्यू करते हैं हम लोग। रिव्यू का मतलब हम लोग रिव्यू नहीं करते इसके मतलब इसके अंदर क्लॉज था कि हर मतलब इस जो आपका जो रिफॉर्म है, इस रिफॉर्म के 10 साल के बाद एक कमेटी बनाई जाएगी, और उस कमेटी के द्वारा इस पूरे के पूरे एक्ट का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है, इसका रिव्यू कराया जाएगा। इस रिव्यू के बेसिस पे कुछ जो सजेशंस वगैरह देंगे उसके बेसिस पे इसमें अमेंडमेंट्स वगैरह किए जाएंगे। बट उस समय सिचुएशन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। 1927 की समय आ गया था, उसमें ये हो गया कि जो उस समय की क्या बोलते हैं कंजर्वेटिव पार्टी थी, जिनकी गवर्नमेंट ये श्योर हो गया था कि हाँ वो जाने ही वाले, तो उन लोग ने 1927 में ही साइमन कमीशन बना दिया, जो और भेज दिया कि भाई 10 साल अभी भले नहीं हुए, 7 ही साल हुए हैं, 10 8 ही साल हुए हैं, लेकिन आप जाके पहले रिपोर्ट वगैरह तैयार करके दो, ताकि हम लोग अपने बेसिस पे उसके हिसाब से आगे बढ़ सके। ओके, तो इस कमीशन के रिपोर्ट के बेसिस पे आगे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज डिसाइड किए गए, जिसके लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज किए गए इन लंदन, जिसमें भारत की तरफ से काफ़ी सारे लोग गए थे, जिसमें से प्रोमिनेंटली गांधी जी गए थे आपके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जो 1931 में हुआ था। ओके, बाकी इसमें जो गवर्नमेंट मतलब जो यहाँ के नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन लोग के बीच में, और गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके बीच में एक ही इशू पे बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो गई, जो आपका कम्युनल अवार्ड देना चाह रहे थे। मतलब कम्युनल अवार्ड देना मतलब जो अभी तक इन्होंने मुस्लिम्स को दिया, फिर सिख को दे दिया, एंग्लो इंडियंस को दे दिया, वो अब इसको और एक्सपांड करना चाह रहे थे, विमेंस को अलग दे देना चाहते थे, डिप्रेस क्लास को अलग दे देना चाहते थे। तो इस तरीके से ये और इसको एक्सपांड करके और फर्दर डिविजन्स करना चाह रहे थे भारत के अंदर। ठीक है, इसके लिए मतलब गांधी जी नाराज हो गए और उन्होंने अवार्ड से बाहर निकले। हालांकि उसका कोई फर्क नहीं पड़ा, रामसे मैकडोनल्ड जो उस समय के वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कम्युनल अवार्ड को घोषित कर दिया। ओके, नेक्स्ट जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके बाद हम लोग उसको पढ़ेंगे, पढ़ने वाले हैं। तो उसमें ये जो भी मतलब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के ऊपर जो रिपोर्ट आपकी बनाई गई थी, उसी के बेसिस पे ये बनाया गया था। ठीक है, जो आपका साइमन कमीशन की रिपोर्ट है उसी की बात कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट ड्रॉबैक्स की बात करते हैं। इसमें ड्रॉबैक्स क्या कहते हैं? तो फर्स्ट जो मैंने बताया कि इसके अंदर फ्रेंचाइजी बहुत ही लिमिटेड थी, करोड़ों की जनता, सिर्फ लाख लोग ही उसको दे रहे हैं वोटिंग। ओके, नेक्स्ट है सेंटर में लेजिस्लेचर का कोई भी कंट्रोल नहीं था गवर्नर जनरल या उसके एग्जीक्यूटिव के ऊपर। ठीक है, मैंने बताया कि भाई गवर्नर जनरल पूरी तरीके से निरंकुश था, इसके ऊपर कोई भी पावर्स वगैरह का कोई भी मतलब बाउंडेशन नहीं था, जैसा चाहता वैसा कर सकता था। इसके पास सारे के सारे मतलब अधिकार भरे पड़े थे, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव हर तरीके का पावर ये एक्सरसाइज कर सकता था विदाउट एनी बाउंडेशंस। ओके, नेक्स्ट इसका सेंटर में जो डिविजन ऑफ द सब्जेक्ट किया था वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। इसी तरीके से प्रोविंसेस में भी जो डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स किया गया था वो भी अनवर्केबल एंड अनसेटिस्फैक्ट्री था। मतलब इस हैपेसाइड मानने में बस कर दिया गया, कोई भी इसमें देखा नहीं गया कि कैसा करा जा रहा है। बस ये देखा गया कि भाई डिवीजन करना है तो करना है, बस उसको करके फटाक से हम लोग आगे बढ़े। इसमें ज़्यादा मतलब माथापच्ची ना करें कि इसको इस सेक्शन में डालो, उसको इस नहीं, बस देखो कि हाँ जिसमें हमारा हित लग रहा है उसको सीधा सीधा सेंट्रल वाले लिस्ट में डाल दो, और जिस जो मतलब आपको लग रहा है कि वेग है टाइम पास के लिए से बना हुआ उसको आप डाल दो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में। ओके, नेक्स्ट जो सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर जो लोगों को बुलाया मतलब जो सीट्स अरेंजमेंट किया गया था वो इस हिसाब से किया गया था जिसके बेसिस मतलब उनका इंपॉर्टेंस, जो आपके प्रोविंसेस है उनका इंपॉर्टेंस कैसा है। जैसे कि जो पंजाब था, पंजाब से इतने सारे आपके मतलब सोल्जर्स वगैरह आते थे, दैट इज वाई उनका मिलिट्री इंपॉर्टेंस था, तो इनको ज़्यादा वेटेज दे दिया जाएगा। फिर बॉम्बे का कमर्शियल इंपॉर्टेंस था, तो बॉम्बे को और ज़्यादा मतलब वेटेज दे दिया जाएगा। इस तरीके से मतलब वेटेज कोई रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे नहीं था कि हाँ इतने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा वेटेज दिया जाएगा, उनको कम वेटेज, ऐसा कुछ नहीं था। इसमें सिर्फ ये देखा जाता कि उसका इंपॉर्टेंस कैसा है, इंपॉर्टेंस के बेसिस पे दे दिया था। ओके, नेक्स्ट
प्रोविंशियल मिनिस्टर्स को, जो प्रोविंशियल मिनिस्टर्स थे उनका कोई भी कंट्रोल नहीं था फाइनेंसेस पे, और वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था। ये डायरेक्टली आते थे किसके अधीन, गवर्नर के अधीन। गवर्नर के अधीन आने की वजह से इनका मतलब इन लोग चाह के भी अगर कोशिश भी करते तो भी कुछ कर नहीं पाते। फाइनेंस का मैंने बताया कि भाई वो रिजर्व लिस्ट में रखा हुआ था, तो इन लोग हर बात के लिए अठन्नी चाहिए भैया, चालाना चाहिए, मुझे 1 रुपया चाहिए, हर बार भीख मांगने के लिए उनके पास जाते थे, ठीक है। तो एक तरीके से कहने को आपको ऑटोनॉमी दे दिया कि हाँ भाई आप लोग को जो करना है वो करिए, लेकिन एक्चुअली में जो फाइनेंस वगैरह पकड़ के बैठ गए तो आपको मिलने वाला क्या था, कुछ नहीं मिलने वाला था। ओके, नेक्स्ट। इसके साथ फ्रिक्शन वगैरह भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते थे। और दूसरी चीज़ ये थी कि आपके मिनिस्टर्स लोग से कई बार ऐसा होता था कि किसी भी इंपॉर्टेंट मैटर्स के ऊपर कंसल्टेशन वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस गवर्नर जो चाहता था वो ऐसा करके आगे बढ़ जाता था। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे कंसल्टेशन से के थ्रू अगर बिल्स वगैरह लाए भी जाते थे तो उसको भी गवर्नर चाहे तो ओवर रूल करके हटा देता कि अरे यार तो फालतू लोग समय बर्बाद करें मेरा, तो मैं इसको ओवर रूल कर सकता हूँ, ठीक है। तो ओवर रूल करके आगे बढ़ जाता था, मतलब इसका कोई भी वैल्यू नहीं था कि भाई इतने लोगों को इलेक्ट करके लाया गया है तो उनका कुछ भी उससे होना चाहिए, कुछ ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। जो गवर्नर चाहेगा वो वैसा करता जाएगा। ओके, नेक्स्ट। इसमें एक ये वाला जो चीज़ है ये आप लोग को याद रखना है कि इसमें एक इंपॉर्टेंट चेंज किया गया। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था उसको अब ब्रिटिश एक्सचेकर की तरफ से पैसा देने जाने लगा। ये कांग्रेस की बहुत ही इंपॉर्टेंट मांग में से एक थी, इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी कि भाई जो आपका सेक्रेटरी फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया है उसको पैसा हम लोग क्यों पे करें, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो क्यों पे कर रही है, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट देना चाहिए, क्योंकि वो आपका मिनिस्टर कहाँ का है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का मिनिस्टर। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का मिनिस्टर तो उसको पैसे वहां से मिलने चाहिए कि हमारी तरफ से मिलना चाहिए। तो इन लोगों ने बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री खेला। इन लोगों ने क्या किया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बोल दिया कि हाँ भाई आपको अब से ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से पैसा दिया जाएगा, लेकिन इनके जगह पे एक नया पद बना दिया गया, हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर जिसका पेमेंट कहाँ से आने वाला था, इंडिया की तरफ से आना था। तो मतलब आपने बोला ऐसे भले, लेकिन पैसे अभी भी नए तरीके से जा रहे हैं और इंडिया की तरफ से ही जा रहे हैं, ठीक है। तो आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दिखा दिया कि हाँ भाई आपका रिक्वायरमेंट था कि इनको ना जाए, तो इनको अब हम लोग हमारे तरफ से पैसे देंगे, आपकी तरफ से पैसे नहीं देंगे, लेकिन जो हाई कमिश्नर है उसको अब आप लोग को ही पैसा देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट। एक तरफ गवर्नमेंट कैरेट दिखा रही थी, मतलब गाजर दिखा रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का कि हम लोग आपके लिए अच्छा कुछ कर रहे हैं, आपका सेल्फ गवर्नमेंट लेके आ रहे हैं, आपको प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे रहे हैं, अच्छा अच्छा काम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग हो कि हम लोग का सपोर्ट करो, अच्छी तरीके से ये करो। और दूसरी तरफ अपने अपने मतलब पावर्स को एनहांस करने के लिए रॉलेट एक्ट जैसा एकदम खूंखार एक्ट, जिसको मतलब काला कानून भी कहा जाता है, ब्लैक एक्ट कहा जाता है, वो लाया गया था 1919 में, ठीक है। इसको लाने का मेन पर्सपेक्टिव ये था कि जो भी मतलब रिवॉल्ट करे, जो अगेंस्ट में जाए, उन लोग को सिर्फ और सिर्फ मतलब पटक के कैसे भी करके उनको जेल में डाल दो, ठीक है। ये थी। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऐसा हो गया था कि भाई इन लोग मतलब संभाल नहीं पा रहे थे, जो ब्रिटिश लोग थे वो संभाल नहीं पा रहे थे, तो उन लोग ने देखा कि भाई ऐसे कुछ एक्ट वगैरह रहेंगे तो हम लोग को हेल्प हो जाएगी। दैट इज वाई दे इंट्रोड्यूस सच एक्ट इन द इंडिया कि भाई हम लोग को सप्रेशन करने में, रिप्रेशन करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो ये इन लोग ने एक नया एक्ट लेके आया था, और इसी एक्ट की वजह से आप लोग जानते हो वर्ल्ड फेमस जो आपका जनरल जलियन वाला बाग मैसेकर हुआ था, वो इसी एक्ट की वजह से हुआ था। इसी के अगेंस्ट क्या बोलते हैं, पूरा वहाँ पे आंदोलन चला था पंजाब के अंदर, जिसकी वजह से बाद में फिर क्या बोलते हैं, जलियन वाला बाग जैसा एक दर्दनाक हत्याकांड करवाया गया था बाय द जनरल डायर। ओके, नेक्स्ट। इंडिया में क्या हुआ उसकी बात करते हैं। इंडिया मतलब इंडिया ने उसको किस तरीके से लिया, इंडिया के लोगों ने उसको कैसे लिया। तो कांग्रेस ने पहली स्पेशल मीटिंग बुलाई आपकी बॉम्बे में अंडर हसन इमाम जी के प्रेसिडेंसी में अगस्त 1980 में, और इसको डिसअपॉइंटिंग एंड अनसेटिस्फैक्ट्री कहा। इसको कहा कि मतलब ये डिसअपॉइंटिंग है, हम लोग ऐसी उम्मीदें लगा के बैठे थे और आपने हमें डिसअपॉइंट कर दिया। एंड नेक्स्ट है ये अनसेटिस्फैक्ट्री है, हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से किसी भी तरीके से ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो रहा, उसको किसी भी तरीके से पूरा नहीं कर पा रहा। ओके, नेक्स्ट। 1919 का जो रिफॉर्म था वो पॉलिटिकल डिमांड्स को भी पूरी तरीके से सपोज मतलब पूरी तरीके से ये वो नहीं करता था, क्या बोलते हैं, फुलफिल नहीं करता था। इनफैक्ट नॉट ओनली कांग्रेस, अदर भी जो मुस्लिम लीग्स के मेंबर्स थे उन लोग ने भी इसको मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री पॉलिटिकल डिमांड से, एक्चुअली डिमांड्स जो थे उससे काफ़ी कम
घोषित किया गया। इनफैक्ट जो इसके साथ में जो रॉलेट एक्ट चला आया, उसने और भी मतलब सप्रेशन करना, प्रेस एक्ट को बंद कर देना, मतलब जो वर्नाकुलर प्रेस मीडियम था उसको बंद कर देना, प्रेस वगैरह के जितने भी मूवमेंट्स वगैरह थे वो सब भी बंद कर देना, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के मतलब साथ मिलने जुलने का भी, एक जगह से दूसरी जगह पे जो मूवमेंट हो रहा था उसको भी काफ़ी तक हद तक रिप्रेशन वगैरह मतलब स्टॉप करके रख दिया गया था, उसको भी ऊपर कर्व करके रख दिया गया था। तो इसके वजह से क्या हुआ कि भारत के अंदर एक्चुअली में जो लोग सोच रहे थे कि हम लोग को वर्ल्ड वॉर वन के बाद कुछ अच्छा मिलेगा, तो उन लोग का सबका जो उम्मीदें था वो पूरी तरीके से धराशायी हो गया, और सब लोग मतलब इसके मतलब एक हर्ट हो गया कि अरे यार मैंने इससे कितनी वफाई की और इसने मुझे धोखा दे दिया, ठीक है, उस तरीके से हो गया। और इसी के वजह से मतलब पूरे की पूरी जो जनता थी उनके अंदर रोष भर गया। ओके, इसी रोष को केटर करने के लिए गांधी जी ने नेशनल वाइड प्रोटेस्ट स्टार्ट किया अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। और इस एक्ट के मतलब जो प्रोटेस्ट के दौरान ही पंजाब में बहुत ज़्यादा ये हाइपर हो गया, लोगों ने काफ़ी मतलब इसको प्रोटेस्ट को और ज़्यादा मॉडिफाई किया, काफ़ी अच्छी तरीके से अपने हाथ में ले लिया था। एंड फिर अल्टीमेटली यहाँ पे जो आपका अमृतसर टाउन है उसके अंदर मार्शल एक्ट लगा दिया जाता है। एंड फिर उसके बाद आप लोग जानते हैं बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1919 था। 13 अप्रैल 1919 मुझे याद है अच्छी तरीके से, 1919 का दिन था, जिस जिस दिन बैसाखी बैसाखी का दिन था। और बैसाखी के दिन इन लोग ने बिना कुछ वार्निंग दिए जलियांवाला बाग को, जो उसका एक ही गेट था, उसके ऊपर सारे के सारे सेना को खड़ा करके निर्मम तरीके से निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई, बुरी तरीके से उनको मार डाला, ठीक है। एंड बाकी आप लोग जानते हैं कि जनरल डायर ने क्या ऐसा किया। इनफैक्ट जनरल डायर के सपोर्ट में काफ़ी सारे ब्रिटिश लोग आ गए। इनफैक्ट उन लोग ने पैसे चंदा इकट्ठा करके इसको मतलब पेंशन फंड वगैरह भी दिया है, इसको अवार्ड वगैरह भी दिया गया। इंडिया में भी बहुत लोगों ने उसको प्रेस किया था, अगर आप लोगों को ना पता हो तो बता दूं। लेकिन जो ब्रिटिश सिटीजन थे उन लोग ने बहुत हद तक जनरल डायर को बहुत सपोर्ट किया कि हाँ इसने जो किया वो सही किया, इंडियंस लोग को ऐसा ही होना चाहिए। दे आर लाइक उन लोग इसी के, वो कहते हैं ना लातों के भूत है, इन लोग को इसी तरीके से रहना चाहिए, ये तभी इन लोग को अच्छा किया, मतलब आपने किया ऐसा ऐसा इन लोग ने बोला। दैट इज़ वाई इसके वजह से और लोगों के अंदर रोष बढ़ता चला गया कि हाँ हम लोग ने एक तो आपको पूरे के पूरे वॉर के अंदर सपोर्ट किया, आपके हर एक लड़ाई पे हम लोग खड़े थे। इनफैक्ट टिल डेट आप लोग को पता ना हो तो बता दूं, टिल डेट ब्रिटेन के ऊपर हमारे इन जवानों के कितने सारे कर्ज लदे हुए हैं। इनफैक्ट कई लोगों के तो पेंशन वगैरह, पेंशन छोड़िए सैलरीज ही नहीं दी गई है, पेंशन तो आप छोड़ दीजिए, तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। इनफैक्ट कई सारे आपके हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने पूरा पूरा अमाउंट को कैलकुलेट भी किया है, और पिटिशन वगैरह भी दिया, आप लोग नेट पे सर्च कीजिएगा आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। इतनी लड़ाई के बाद, इतना सब कुछ गंवाने के बाद, इतनी मौतें होने के बाद आप हम लोग को देते क्या, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक तो वैसे ही घटिया था, ऊपर से आप लोग ने उसके ऊपर भी क्या दिया, जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। तो इसके वजह से पूरे के पूरे जो इंडियन पब्लिक थी उनके अंदर एक रोष आ गया, उनके अंदर एक गुस्सा आ गया कि भाई अब हम लोग को किसी भी तरीके से ये इन लोग को तो बाहर का रास्ता दिखाना है ब्रिटिश लोगों को। ओके, नेक्स्ट लास्ट आते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है कि इसने बेसिस रखा आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का 35 का, जिसने अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आप लोग को पता होगा कि जो 35 का कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसमें से कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा हिस्सा लिया गया, ठीक है। बहुत बड़ा हिस्सा आपका कॉन्स्टिट्यूशन का उसी में से लिया गया सीधा। इनफैक्ट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नेंस, फेडरल फीचर जो है ये सब आपका इसी रिफॉर्म से आया था, और इसी ने आगे चल के कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स का एक नींव रखा। इसीलिए इसको मैग्ना कार्टा ऑफ द मॉडर्न इंडिया, या फिर मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिया, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया भी ऐसा कहा जा सकता है। ओके, चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, मिलता हूँ आप लोग से कल लास्ट हमारा जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उसके साथ। तब तक ऐसे पढ़ते हैं, थैंक यू मच, चलिए।